हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने धन में व्यस्त हैं। मैं डॉक्टर अजय बोरा आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पीछे थंबनेल से भी आइडिया लग रहा है कि हम लोग अभी बेसिक प्लांट पैथोलॉजी की बात करेंगे, है ना। और ये हमारा जो बैच है वो कृषि व्याख्याता 2025 के लिए बैच है। और इसके अलावा भी आपको यदि प्री पीजी डब्ल्यू एएफओ एओ इन सब के लिए भी जरूरत पड़ती है तो उन सब के अंदर भी ये चीजें काम की रहेगी। तो बेसिक प्लांट पैथोलॉजी में अगर मैं कहूँ कि आप लोग जो फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर की बात करते हैं उसमें भी आपको बेसिक प्लांट पैथोलॉजी 3 सेक्शन में देखने को मिलती है। 12th लेवल की मिलेगी आपको, ग्रेजुएशन लेवल की मिलेगी और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। ये तीनों लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो हम वन बाय वन करके उसी तरीके से चलेंगे कि हम पहले 12th लेवल का कवर करेंगे, उसके बाद हम ग्रेजुएशन पे चलेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पे चलेंगे। और प्लांट पैथोलॉजी बड़ा इजी सब्जेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली बच्चों के माइंड में केवल एक छोटा सा और ही है कि यार मैं कैसे कवर कर पाऊंगा और कैसे नहीं कर पाऊंगा। जबकि प्लांट पैथोलॉजी में यदि आपको टर्मिनोलॉजी का ज्ञान है तो आप ये मान के चलिए कि 50% वो प्लांट पैथोलॉजी आपको आती है। तो 50% में क्या रोल है, तो 50% में केवल आप इतना पहचानेंगे कि यार कोई भी डिजीज उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा क्या नहीं होगा। और बहुत सारी चीज़ों का तो कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा। ये तो मेरी जिम्मेदारी है अब आप तो, कि मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, उम्मीद है। और आप लोग भी उस चीज़ को वैसे ही एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से यदि पलड़ा बराबर रहेगा तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो यदि आपके पास सब कुछ ठीक है तो मैं करूँ कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, और ये अपना जो बैच है उसमें जीके और एग्रीकल्चर आपको दोनों देखने को मिल रही है। और ये ममता मैम और सुनील सर आपके साथ हैं। और बैच है गारंटी जीत के, अब सिलेक्शन होगा आसान, ये सारी चीज़ें आपको पता भी है। ये अपना फाउंडेशन बैच है जो फर्स्ट ग्रेड 2025 के लिए। और ये नए पाठ्यक्रम पर आधारित है बिल्कुल। तो ये अपनी पूरी टीम है, डॉक्टर नीलम मैम है वो साइंस आपको पढ़ाएंगे, शुभम सर वो मैथ के हैं, ब्रजेश सर वो हिस्ट्री का कवर करेंगे, सुनील सर हैं वो करंट का, पॉलिटी का, राजस्थान ज्योग्राफी का, केसी सर वो हिंदी के हैं, और संदीप सर साइकोलॉजी, और शिल्पा मैम है वो इंग्लिश के रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको, और ये बिल्कुल गुड आफ्टरनून शिव जी, जुड़ जाइए, बिल्कुल आपका स्वागत है बहुत बहुत। और ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, डाउट सेशन मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा। और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी के साथ साथ आपको एजुकेशन मैनेजमेंट की भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का मुझे कम नॉलेज है, मैं सेकंड पेपर का आदमी हूँ, तो मैं आपको सेकंड पेपर की ज्यादा बातें बता पाऊंगा। तो ये अपने सेकंड पेपर से रिलेटेड चीजें रहेगी। अब देखो, चलो ये इसके बाद भी हम चर्चा करेंगे नेमेटोलॉजी का। पहले डिस्कस करते हैं अपन एंटोमोलॉजी की, उसका प्लांट पैथोलॉजी का। सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे। हम शिव जी केवल प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी, जो तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना, पादप संरक्षण जो ब्रांच अपन जिसको कहते हैं, उस ब्रांच में ही केवल अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन ना तो किसी बार को छेड़ेंगे ना कभी मैं छेड़ता, क्योंकि मैं फिक्स चीजें ही बता पाऊंगा आपको, मुझे फिक्स चीजें ही आती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों प्लांट पैथोलॉजी की। यदि आप लोगों को कहीं हिंदी इंग्लिश का इश्यू है तो आप मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, अपन हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही वे के अंदर देख लेंगे। और प्लांट पैथोलॉजी जो है उसको हम लोग कहते हैं पादप रोग विज्ञान। नाम से भी पता लग रहा है कि पादपों के रोग का अध्ययन आप करोगे तो वो क्या कहलाएगा, पादप रोग विज्ञान कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। द स्टडी ऑफ द प्लांट डिजीज इज नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का एक अन्य टर्म भी है, इसको जनरली अपन लोग फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। फाइटोपैथोलॉजी क्यों कहते हैं, वो क्योंकि सेम चीज है। देखो दूसरा वर्ड हमारे पास फाइटोपैथोलॉजी। हाँ एक चीज के लेके जरूर आपको थोड़ा सा इश्यू आ सकता है कि मेरी जो गति स्पीड है वो थोड़ा सा 1.25 में चलती है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा कवर करेंगे और उसके बाद तो हमारा सामंजस्य बैठ जाएगा, फिर तो कोई इश्यू नहीं आएगा। नई नई चीजें, नई वीरणी 9 दिन की, तो थोड़ा सा इश्यू रहेगा नया नया, बाद में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बाद में तो फिर आपको खुद को कंफर्टेबल हो जाएगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही ऐसे बैच लिया हूँ, मतलब लास्ट टाइम वाले बैच जिसमें फटाफट कवर करवाना होता है, तो फिर स्पीड ही वैसी बन गई। फिर अब तो धीरे धीरे क्या ना, फिर संगत का असर आता गया। तो फाइटोपैथोलॉजी हम लोग इसको कहते हैं दोस्तों। फाइटोपैथोलॉजी, देखो फाइटो वर्ड है ना, फाइटो वर्ड का मतलब होता है, देखो तीनों अलग अलग मिलता हूं। एक हमारे पास फाइटो, एक है पैथोज और एक है लोगस। यदि इस शब्द में ना भी बताऊं कि ये कौन सी भाषा का शब्द है तो कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको आता भी है कि फाइटोपैथोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। तो ऐसा भी नाम की पीछे लॉजी है तो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। बात आती है फाइटो। फाइटो का मतलब होता है दोस्तों प्लांट, आप इसको कहते हैं पादप। पैथोस का मतलब होता है ना, वो या तो आप उसको डिजीज कह दीजिए,
डिजीज ना कहें तो आप इसको एलियन कह सकते हैं, या अपन सफरिंग भी कह सकते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का मतलब निकलता है। और लोगस का मतलब हो गया स्टडी, मतलब आप कुल मिला के बात करते हैं कि पादप के रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पादप रोग विज्ञान। ये तो मैं इसमें ज्यादा क्या ही समझाऊंगा। ऑल गुड सर, सही है स्पीड, ओके थैंक यू। आप ऐसे कोऑपरेट करते रहिए, बस इतने कोऑपरेशन में तो हमारा काम शानदार चल जाएगा। तो अब पादपों के रोगों का अध्ययन करना, अब देखो बात आती है यार डिजीज क्या है, ये भी तो समझेंगे ना। प्लांट पैथोलॉजी तो बाद की बात है, पहले हम ये समझे कि यार डिजीज क्या है, डिजीज किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे यार सर रोग क्या होता है, मैं कहूँ कि आपके शरीर में भी रोग हो गया, आपको जुकाम हो गई, बुखार हो गया, तो आप किसको कहेंगे रोग। रोग का मतलब हमारी एक दैनिक क्रिया जो चल रही है, जो डेली एक्टिविटी चल रही है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स या सूक्ष्म जीव का कोई ऐसा रोल जिसकी वजह से हमारी डेली एक्टिविटी थोड़ी सी बाधित हो गई, थोड़ी सी उससे मतलब मैं कहूँ कि डिस्ट्रैक्ट हो गई, और बाधित होने के बाद में कोई ना कोई सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहा है, उसको अपन डिजीज कहेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप कोई भी चीज को डिजीज को आप डिजीज तब तक नहीं कह सकते जब तक उसका सिम्टम्स नहीं मिलता। अब दो चीज नोट करना कि कई बार आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, और हम इस डर से नहीं जाते छोटी मोटी प्रॉब्लम में कि बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, जाते टेस्ट लिखेगा, क्योंकि बड़ा डॉक्टर है वो ये चीज कंफर्म करना चाहता है कि इसका सिम्टम्स क्या रहा है, क्योंकि जिस चीज का जब तक सिम्टम्स नहीं मिलेगा ना वो डिजीज नहीं कराएगी। एक जोड़ा साहब के पास चले जाओ, कभी आपका कोई टेस्ट नहीं कराएगा, सीधा आपको मेडिसिन निकाल के दे देगा, क्योंकि उसको सीधा इलाज करना है। लेकिन यदि आप उसको वास्तव में डिजीज करना चाहते हो तो आप बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट करवाएगा, टेस्ट के बाद में सिम्टम्स मिलेंगे, सिम्टम्स को लेके वो आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें ये डिजीज है या नहीं है कि नहीं है ये चीज। मतलब आप सेम प्लांट में भी ऐसा ही है कि प्लांट में आप डिजीज को डिजीज तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उसमें सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं दे। ठीक बात है, चलो तो ये प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित बेसिक सी बात हो गई। अब बात आती है डिजीज क्या है। मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी पूछता हूँ यार कि डिजीज के अंदर, एक तो डिजीज आपने नाम सुना होगा, एक डिसऑर्डर सुना होगा, बताओ देखिए क्या अंतर है, कर दो आप फटाफट कमेंट कि एक डिजीज और दूसरा डिसऑर्डर। डिजीज को अपन कहते हैं दोस्तों रोग, और डिसऑर्डर को बोलते हैं कायिक विकार। ये तो आप लोग मतलब 12th क्लास से लेके बीएससी एमएससी सब में पढ़ते आए हैं। बताइए, कायिक विकार बोल दो, दैहिक विकार बोल दो, है ना, बहुत सारे नाम इसको अपन कहते हैं। या तो मैं नई चीज आपको, नया कंसेप्ट आपको दूंगा कि क्या है इसमें क्या नहीं। साइन और सिम्टम्स में डिफरेंस होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, है ना, सब चीज वन बाय वन करके। आज की क्लास टर्मिनोलॉजी पे रखूंगा। चलो आप कह दिए, शिव जी कह रहे हैं तो क्यों ना अपन पहले टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, और चीजें बाद में करूंगा मैं। हाँ तो पहले टर्मिनोलॉजी के अंदर जो भी चीजें आपको लगी पहले मैं बता देता हूँ, या फिर आपको डाउट रहता है आप बता देना, फिर क्लियर हो जाएगा। चलो अब मुझे तब तक ये बता दो कि डिजीज किसको कह सकते हैं यार दोस्त अपन, और डिसऑर्डर किसको कहेंगे। डिजीज क्या है और डिसऑर्डर क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो एक तरफ रोग है, एक तरफ दैहिक विकार या कायिक विकार है। देखो दोस्तों आपने नाम सुना होगा कि पर्यावरण के जो घटक होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, या फिर अपन क्या भी बोले कि कोई भी घटक दो प्रकार के हैं, है ना, जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक, जनरली ये दो मिलते हैं अपने को। तो जो पर्यावरण में जितने भी घटक आते हैं वो मोस्टली अजैविक घटक की कैटेगरी में होते हैं, एबायोटिक फैक्टर अपन जिसको बोलते हैं। तो याद रहे कि हमारे पास एक तो टर्म आ रही है इधर बायोटिक फैक्टर, और एक टर्म आती है दोस्तों एबायोटिक फैक्टर। हिंदी में कहें ये तो है जैविक घटक, और ये होता है अजैविक घटक। अब आप कभी समझोगे कि डिसऑर्डर किसको कहेंगे और डिजीज किसको कहेंगे, तो अब आपको चीज क्लियर हो जाएगी। यदि कोई भी चीज जो बायोटिक फैक्टर या लिविंग के द्वारा कोज हो रही है या जैविक घटक के द्वारा कोज हो रही है तो वो कहलाएगी डिजीज, और यदि वो अजैविक घटक के द्वारा हो रही है तो क्या कहलाएगी डिसऑर्डर। सर हम समझ नहीं पाए, थोड़ा और बताओ। देखो चलो मुझे बताओ दोस्तों, कोई भी सूक्ष्म जीव है क्या वो जीवित है कि मृत, आप कहो सर जीवित, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जीवित है तो वो क्या करेगा दोस्तों डिजीज। मैं कह रहा हूं कि जो पर्यावरण के घटक होते हैं, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, एक्सेट्रा, और है कोई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, क्या ये जीवित है क्या। आपने कह दिया कि साहब चलो मैं इसे छोटी बात लेके चलता हूं, आपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हो कि धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। एक बात बताना यार दोस्तों मेरे को, खैरा रोग कह रहा हूं वो ठीक बात है, जिंक की कमी से होती है। जिंक क्या जीवित है, तो आप बोलोगे नहीं सर जीवित तो नहीं है, इसका मतलब वो एबायोटिक फैक्टर में आएगा बिल्कुल। और एबायोटिक फैक्टर्स की यदि कोज होता है तो वो क्या कहलाता है डिसऑर्डर।
लेकिन भाई साहब रामलीला चलती आ रही है, अपन पढ़ते आ रहे कि धान में खैरा रोग, जबकि धान में दैहिक विकार है वो, ना कि रोग है। रोग होता तो लिविंग से होता, रोग होता तो सूक्ष्म जीव से होता, वायरस से होता, बैक्टीरिया से होता, फंजाई से होता, रिकेट से, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, किसी से भी होता। लेकिन वो तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हो रहा है ना, और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हो रहा है तो फिर रोग कैसे करें हम लोग। लोग जैसे चलते आ रहे हैं, जैसा देश वैसा बेस, अपन भी वैसे आ रहे हैं। लेकिन आपके माइंड में एटलीस्ट रहे ये चीज कि सर एबायोटिक फैक्टर बढ़े, कि देखो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, जैसे सोइल हीट कन्वेक्शन की वजह से रूट फॉर्किंग हो जाती है। आप लोग सुनते हैं कैरेट के अंदर, तो मतलब उसमें दो पूंछें निकल जाती है, वो जो दो पूंछें निकलती है उसको रूट फॉर्किंग बोलते हैं। वो रूट फॉर्किंग होती है, वो सोइल के हीट कन्वेक्शन की, मतलब हीट इधर से इधर नहीं आ पाती, उसको एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए उसके अंदर दो रूट निकलने स्टार्ट हो जाती है, उसको अपन रूट फॉर्किंग बोलते हैं। तो वो क्या है, एक दैहिक विकार है, बिल्कुल सही बात है। कोई और चीज आप लेके देख लीजिए कि सर्दियों के अंदर कई बार यूं टेम्परेचर पूरा नहीं मिल पाता, तो जो कैबेज वगैरह होती है उनके अंदर वो उसका हेड वाला पार्ट पूरा निकल जाता है उसका। इसका मतलब वो एक टेम्परेचर का रोल है, जहां पे टेम्परेचर का रोल का मतलब किसमें आएगा, एबायोटिक फैक्टर में। तो आपको इतनी बात हो जैसे क्लोरोसिस और बैक्टीरियल विल्ट, हाँ बिल्कुल शिव जी आप ये कह सकते हैं कि क्लोरोसिस और बैक्टीरियल विल्ट, कि क्लोरोसिस एक एबायोटिक फैक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा और बैक्टीरियल विल्ट एक बायोटिक फैक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। तो इसके अंदर सारे दोस्तों अजैविक घटक आएंगे। अजैविक घटक में क्या क्या आ सकता है, तो अब चलो टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये तो मैं अलग से एक क्लासिफिकेशन अलग दे दूंगा। बट हम इतना समझे, क्या अजैविक घटक, जैसे मान लो मेरे पास दो खेत है, मेरा एक ये वाला खेत, एक ये वाला खेत, इस वाले खेत में जिंक की कमी है, तो क्या इस वाले खेत में भी जिंक की कमी होगी, ऐसा जरूरी है क्या? बोले नहीं सर। इसका मतलब क्या इस खेत में जिंक की कमी है तो इससे मेरा ये खेत भी प्रभावित होगा क्या? बोले नहीं होगा। इसमें पौधे में रोग हो गया या दैहिक विकार हो गया तो क्या इसमें भी होगा क्या? बोले नहीं होगा। इसका मतलब ये इसको प्रभावित नहीं कर सकता, ये इसको संक्रमण नहीं कर सकता, संक्रमण नहीं कर सकता तो क्या कहलाएगा? असंक्रमणकारी। मतलब जितने भी दैहिक विकार होते हैं सारे के सारे दोस्तों कैसे होते हैं? असंक्रमणकारी। देखो मेरी हिंदी बहुत ज्यादा मजबूत है तो आप इसमें लिखने में ज्यादा ना ऊपर नीचे मात्रा हो सकती है। इसको अपन बोल सकते हैं दोस्तों नॉन इन्फेक्टियस। तो आप उसको नजरअंदाज कीजिएगा और मुझे समायाचना दीजिएगा। तो ये दोस्तों कैसा होता है? नॉन इन्फेक्टियस। ये दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। तो क्या फिर दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता है? नहीं, तो ये नॉन ट्रांसमिट रहेगा। या नॉन ट्रांसफरेबल आप बोल सकते हैं कि ये नॉन ट्रांसफरेबल रहेगा। और इसकी बात करते हैं तो ये दूसरों को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल। तो ये कैसा रहेगा? इन्फेक्टियस रहेगा। ये दूसरों को प्रभावित कर सकता है तो इसको कंटाजियस ही बोल सकते हैं। ये नहीं कर सकता इसको आप नॉन कंटाजियस भी कह सकते हैं। भाई नहीं करेगा, सीधी सी बात है। ये कहलाएगा संक्रमणकारी, दूसरे को बिल्कुल संक्रमण करता है तो संक्रमणकारी कहलाएगा। दूसरों को प्रभावित कर सकता है, एक में होगा। अब जैसे मान लो दो पौधे पास पास में, एक पौधे में बैक्टीरियल विल्ट हो गया या वायरल डिजीज होगी तो दूसरे में हो सकती है, बिल्कुल सर संभावना है, क्योंकि इसको वायरल डिजीज को यदि कोई वेक्टर मिल जाएगा तो दूसरे पौधे पे चला जाएगा। अभी लॉकडाउन में आप देख भी रहे थे कि इंसानों पे बैन लगा रहे थे। इंसानों पे बैन का मतलब क्वारंटाइन कर रहे थे कि जो इन्फेक्टेड है वो दूसरी जगह नहीं जाएगा तो फिर वो वहां पे डिजीज फैलाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर का काम कर रहा है। वायरल डिजीज कभी खुद नहीं फैलती, वेक्टर की सहायता से फैलती है। तो वेक्टर वहां पे काम कर रहा था, ह्यूमन बीइंग एज ए वेक्टर। तो ह्यूमन बीइंग को प्रोहिबिटेड किया जा रहा कि आप घर से बाहर मत निकलिए, आप घर के अंदर ही रहिए, या आप इन्फेक्टेड है तो आप बाकी के लोगों से थोड़ा सा सेपरेशन लीजिए, है ना, आप अलग से क्वारंटाइन में जाइए। तो वो कॉन्टाजियस होता है एक्चुअली, मतलब वो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, वो बायोटिक वाले होते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गया आपको कि डिजीज और डिसऑर्डर में क्या अंतर है। डिजीज सारी बायोटिक फैक्टर की होगी, डिसऑर्डर सारे एबायोटिक फैक्टर के होंगे। बायोटिक में सारे जीवित जीव आ जाएंगे। मैं बता दूंगा क्लासिफिकेशन आपको अलग से कि बायोटिक में कौन कौन आएगा। एबायोटिक के अंदर फिर कौन कौन आएगा सर? टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल होगी, ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर हो गया, है ना, और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी वगैरह ये सब होगी, वो एबायोटिक फैक्टर की कैटेगरी में जाएगी। तो ये पहली चीज अपनी क्लियर होगी कि डिजीज और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है। प्लांट पैथोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी ब्रांचों की बात करेंगे। एंटोमोलॉजी में ऐसा कोई ब्रांच जैसा कुछ था नहीं, इधर अपन जनरली 3-4 ब्रांच की बात करते हैं। यदि पूरी प्लांट पैथोलॉजी या पादप विज्ञान को मैं डिवाइड करना चाहूं तो हम इसको जनरली 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे दोस्तों। आज की क्लास तो अपनी यू बोर्ड पे रहेगी, बाद में तो पीपीटी पे रहेगी, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा आपको। वैसे भी मैं बोर्ड पे भी कम ही चीजें लिखता हूँ, लिखने पे ज्यादा विश्वास नहीं करता मैं। हम मैटर अवेलेबल आपको हो जाएगा, लेकिन समझे हम तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक ब्रांच आती है दोस्तों हमारे पास माइकोलॉजी, एक ब्रांच आती है दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी,
एक ब्रांच आती है वायरोलॉजी, और लास्ट हम डिवाइड कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजी। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन मैं हमारी समझ के लिए इसको थोड़ा यूं डिवाइड करके देख रहा हूं। माइकोलॉजी होता है, इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं किसका, कवकों का। कवक किसको कह रहे हैं, फंगस को कह रहे हैं दोस्तों। एल्गी वेल्गी इसके अंदर सब आ जाएगा। इसका मतलब कवक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी खुद कौन सी भाषा का शब्द है, सर नाम के पीछे लॉजी लगा दे तो ग्रीक भाषा का शब्द होगा, ठीक बात। माइकोलॉजी के अंदर स्टडी किसकी कर रहे हैं, तो याद रहे दोस्तों माइकस। माइकोलॉजी किस शब्द से बना है, माइकस से। इसका मतलब स्टडी भी किसकी करी जा रही है, माइकस। और माइकस का एग्जैक्ट मीनिंग है ना, वो है फंगस। और यहाँ फंगस को अपन या तो फफूंद बोल देते हैं या कवक बोलते हैं। मतलब फफूंद का अध्ययन करना, कवक का अध्ययन करना, माइकस का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। सिंपल चीज है। पीए माइकली नाम अपन ने नाम सुना है, इसको अपन फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं। वो चीजें हम जब माइकोलॉजी हम पढ़ेंगे पर्टिकुलरली तब पढ़ लेंगे इसके बारे में, क्योंकि माइकोलॉजी में हमारे सिलेबस के अंदर इसका क्लासिफिकेशन भी दे रखा है कि फंगस कैसे कैसे क्या क्या ग्रोथ करती है, खुद का फूड कहाँ से लेगी, और रिप्रोडक्शन का टाइप क्या रहेगा, मोड ऑफ एक्शन क्या क्या होता है, कैसे कैसे एंट्री करती है, कौन कौन सी क्लास में डिवाइड होती है। सबसे बड़ी ब्रांच है ना वो माइकोलॉजी है। ये मान के चलिए कि पूरी प्लांट पैथोलॉजी एक तरफ है और एक तरफ माइकोलॉजी के लिए, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि यार फंगस का क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि आप पढ़ लेना, फिर नहीं आए तो फिर मुझे कह देना, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, और क्या कर सकता हूँ है? क्योंकि फंगस का क्लासिफिकेशन मैंने जो पढ़ा है ना वो बड़ा इजी वे में पढ़ा है, तो मैं वो भी आपको दूंगा, क्योंकि मुझे जो आता है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, इससे एक्स्ट्रा तो मैं दे नहीं सकता। तो मैंने जब इजी वे में पढ़ा तो मैं आपको इजी वे में देने की कोशिश करूंगा। जब मेरे पास आ गया तो आपके पास चला जाएगा। मेरे आप तो नेक्स्ट जनरेशन के आदमी यार हैं, तो ये तो आप तो जेन जेड के हो, तो जेन जेड वाले तो और एडवांस निकल रहे हैं, तो आप तो फिर आराम से अडोप्ट कर लोगे। जब मैं पुरानी पीढ़ी का आदमी अडोप्ट कर सकता हूँ, तो आप तो नई पीढ़ी वाले हैं सारे के सारे। तो ये अपने पास फंगस का अध्ययन हो गया। बैक्टीरियोलॉजी में अपन बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे, नाम की भी चलो जी है तो वो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अपन अध्ययन किसका करेंगे दोस्तों, तो जीवाणु का अध्ययन करेंगे। जीवाणु का अध्ययन कर दो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का अध्ययन करना या जीवाणु का अध्ययन क्या करना कहलाता है, जीवाणुलॉजी, या फिर आप इसको बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन। निमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। नहीं शिव जी, आप अगर ब्रांच इसको मानना चाहो तो आप एंटो की मान सकते हो कि निमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी नॉट प्लांट पैथोलॉजी। वो थोड़ा सा उसका अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा फिर। बाकी वैसे तो सब्जेक्ट ही अलग है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, बट यदि हम ब्रांच मानना चाहें तो फिर आप एंटो में कंसीडर करेंगे, प्लांट पैथोलॉजी में नहीं करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों वायरोलॉजी। वायरोलॉजी की बात करूं तो मतलब यहां पे आप विषाणु का अध्ययन करते हैं, या मैं आपको कहूं आप वायरस की स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ द वायरस नोन एज वायरोलॉजी, या विषाणु का अध्ययन करना विषाणुलॉजी कहलाएगा। उसके बाद में लास्ट में आता है हमारे पास एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी क्या होता है, देखो कोई भी रोग कैसे फैलता है, कैसे फैलता है उसकी मीनिंग क्या, मतलब कौन से एनवायरमेंट में वो रहेगा, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुआ वो, मतलब उसका पहले तो हम ये देखेंगे उसका कोजेज क्या है, किसके द्वारा हो रहा है, फिर उसकी टियोलॉजी क्या है, कौन से एनवायरमेंट में फैलता है। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम की बात बताऊं मैं, कि जो वायरस होता था वो वायरस जनरली आपको दोस्तों टेम्परेचर कम में ज्यादा एक्टिव होता दिखता रहा था। यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, और थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है तो वायरस की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब वो उसकी एटियोलॉजी हो गई। क्या वर्ड है, याद रहिएगा ना, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब कौन से एनवायरमेंट में वो सर्वाइव करता है। मैं कहूँ आपकी एटियोलॉजी क्या है, आप बोलेंगे सर अच्छी चेयर हो, अच्छी टेबल हो, अच्छी बुक्स हो, अच्छा एनवायरमेंट हो, शांत वातावरण हो, एसी चल रही हो, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, आपकी एटियोलॉजी। मतलब आप वहां पे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं ना। सेम इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट को पूछे या फिर फंगस को पूछे या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीव को पूछ लेते, छोड़ो कि सूक्ष्म जीव भैया तेरे को क्या चाहिए, बोला भैया यार थोड़ा टेम्परेचर तो कम हो, हाँ ह्यूमिडिटी ठीक ठाक हो, हाँ मॉइस्चर बढ़िया मिल जाए, फिर तो मैं बल्ले बल्ले कर दूंगा। इसका मतलब वो उसकी एटियोलॉजी होगी। तो हम सबसे पहले उसका कोजेस देखेंगे। देखो एपिडेमियोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, उसका कोजेस क्या है, किसके द्वारा हो रहा है, फंगस से हो रहा है, बैक्टीरिया से, वायरस से, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा। ये बड़ी इजी चीज है, हमेशा एक क्यों सुनाता है इसका कि ये किसके द्वारा होता है। और मैं आधा घंटा का मेरे लिए ये खेल है एक, मैं वो खेल कभी खेलूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। उस खेल में आपको फिर उसके बाद कभी यूं मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज। नाम दिखेगा आप आंसर करोगे, नाम दिखेगा आप आंसर करोगे। तो वो तो आधा घंटा का खेल अपन कभी खेला करेंगे, तब खेलेंगे। तो सबसे पहले उसका कोजेस देखेंगे, किस कारण हुआ।
फिर उसकी दोस्तों इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी देखेंगे भाई वो कैसे कैसे सर्वाइव कर रहा है, कहां कहां कर रहा है, क्या क्या चीजें होगी उसके अंदर। फिर उसके दोस्तों सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम्स कह दो या फिर आप लॉस कह दो कि उसके क्या लक्षण आएंगे या कैसे नुकसान करेगा वो देखेंगे। और फाइनली भाई साहब इसका मैनेज भी तो करना ही है, आप लोग पढ़े लिखे हो तो मैनेज तो करोगे, तो इसका मतलब लास्ट में उसका क्या देखोगे, मैनेजमेंट। तो ये एपिडेमोलॉजी। तो एपिडेमोलॉजी में क्या होता है कि किसी भी डिजीज का कोजेज, मतलब कोजेज का मतलब कारण, रोग करने का कारण क्या है उसका, किसके द्वारा हो रहा है, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु जो भी होगा। फिर उसके बाद में इसकी इटियोलॉजी, उसका मतलब उसका पर्यावरण क्या है, उस पर्यावरण के बारे में अपन देखेंगे। फिर तीसरा हमारे पास आता है सिम्टम्स, सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण क्या मिलेंगे आपको, या फिर हम ये कहें कि लॉस, उसका नुकसान क्या होगा अपने को। और लास्ट बात करते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब उसका प्रबंधन क्या होगा। यदि इन चारों चीजों को बारे में आप चर्चा करते हो तो वो एपिडेमियोलॉजी आएगा। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे फंगस के बारे में, फंगस के बाद में आप बैक्टीरिया के बारे में, फिर वायरस के बारे में। जब ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे फिर देखोगे ये रोग किससे हुआ है, साहब ये फंगस से हुआ है। साहब ये कौन से एनवायरमेंट में करता है, बोले साहब ऐसे ऐसे एनवायरमेंट में फोकस कर रहा है। नुकसान क्या है, बोले साहब इसके सिम्टम्स ऐसे बन रहे हैं कि पत्तियों पे कुछ पाउडर जैसा बन रहा है, जड़ वाले भाग भी बन रहा है, तने वाले भाग भी बन रहा है, पूरा पौधा ही प्रभावित हो रहा है, केवल जड़ प्रभावित नहीं हो रही। ऐसा ये मुझे क्वेश्चन याद आ गया तो मैं बता दूं कि दो डिजीज आपको ऐसी मिलेगी दोस्तों, एक तो एस्पोकाइटा ब्लाइट और एक व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, जिसके अंदर पूरा प्लांट पार्ट अफेक्टेड होता है केवल रूट को छोड़ के। कौन कौन सी नाम बताया, एस्पोकाइटा ब्लाइट और व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, जिसके अंदर कंप्लीट प्लांट पार्ट अफेक्टेड होता है, लीफ, फ्लावर, स्टेम, वो उसका जो एकेन्स वगैरह जो भी है XYZ सब प्लांट पार्ट अफेक्टेड आपको मिलेगा केवल रूट को छोड़ के। ये दो डिजीज कई बार क्वेश्चन पूछा, अच्छे अच्छे कंपटीशन में आता है कि कौन सी डिजीज जिसके अंदर रूट अफेक्ट नहीं होती, तो इन दो के अंदर रूट अफेक्ट नहीं होती। तो वैसे अपन सिम्टम्स देखेंगे कि किसका कहां बन रहा है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दूं कि डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब जो अपन जिसको छाछिया कहते हैं अपन ना, या चूर्णी, वो क्या कहते हैं उसको, चूर्णी लासिता जिसका नाम होता है। तो छाछिया में क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है दोस्तों, जो लीफ होती है ना, लीफ के अपर सरफेस के ऊपर आपको पाउडर जैसा कुछ छोटा छोटा चूर्ण चूर्ण देखने को मिलेगा। किसका जैसा, पाउडर जैसा छोटा छोटा चूर्ण देखने को मिलेगा, उसको आप पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। यदि लीफ की लोअर सरफेस, नीचे की बात करूं मैं, लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर यदि आपको कॉटन जैसी आउटग्रोथ छोटी छोटी देखने को मिल रही है, कॉटन लाइक आउटग्रोथ मिलेगी आपको, कपास जैसी छोटी छोटी उभरी हुई संरचना या कपास जैसी छोटी छोटी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो डाउनी मिल्ड्यू कहलाई। मतलब सिम्टम्स फिक्स हैं। उसके बाद तो मैं ये कहता हूँ आप साइंटिस्ट ना बन जाओ, हैं फील्ड में जाओगे देख के सर डाउनी मिल्ड्यू यार, पाउडर मिल्ड्यू कैसे पता लगा कि आया था एक मास्टर छोटा सा बता के गया था। तो वैज्ञानिक बना देंगे अपन धीरे धीरे। उसके बाद में लास्ट अपने पास क्या था दोस्तों, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में तो फिक्स लिमिटेड चीजें याद रखनी अपने को, किसका मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि अपने थ्योरी तो है नहीं कि अपन वहां पर रिटर्न करेंगे कि हम ये लिखेंगे वैसा आप साफ सफाई रखें, फील्ड सैनिटेशन करें, अच्छी ट्रीटमेंट करके काम है, ये पता ही यार, ये तो करना ही है सब चीजें, है ना। फील्ड के अंदर रेजिड्यू नहीं छोड़े, फील्ड के अंदर जो भी पुराना वो पड़ा है स्टेबल्स उसको रिमूव कर दें और टाइमली प्लॉविंग करें, वो तो सब बेसिक बात है। मैंने पर्टिकुलरली किस पे फोकस करेंगे, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपसे शेयर करता हूँ कि यदि कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो जाए दोस्तों, उसके लिए फिर आप कोई ना कोई एंटीबायोटिक आपको काम में लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक क्या काम में लोगे, तो एंटीबायोटिक काम में लेंगे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। उठाओ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और यूज कर लो किसके लिए, बैक्टीरियल डिजीज के लिए। रस्ट हो गई तो रस्ट के लिए क्या करें, तो रस्ट के लिए आप प्लांटावैक्स का कर दो। स्मट हो गई तो क्या कर दे, बोले विटावैक्स का कर दो। बोले डाउनी मिल्ड्यू होगी तो क्या काम ले, बोले सब मेटालेक्सिल काम में ले लो। तो किस नाम से मिलेगा, बोले रिडोमिल एमजेड या एप्रोन एचडी के नाम से मिलेगा। तो ये सारे मैनेजमेंट के फिक्स नुक्से हैं, नुक्से मैं ये कह सकता हूं कि वो नुक्से है ना, वो नुक्से आपको सारी चीजें क्लियर करवा देंगे। चलिए कूल बिल्कुल कूल रहेंगे अपन, है ना। तो ये तो दोस्तों अपनी प्लांट पैथोलॉजी की ब्रांचेज होगी, तो सबका पता लग गया। फंगस का अध्ययन करेंगे, विषाणु का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन करेंगे, विषाणु का अध्ययन करेंगे, और उसके कारण देखेंगे, उसका पर्यावरण देखेंगे, उसके लक्षण देखेंगे और प्रबंधन देखेंगे, एपिडेमियोलॉजी कहलाएगा। चलिए अब कुछ एक दो बेसिक चीजों में यू चर्चा कर लेता हूँ फिर आप लोगों के साथ, कि हम सबसे पहले फादर की बात कर लें। एंटो में तो ऐसा कोई फादर है नहीं, हो सकता है आपके सामने कोई खड़ा हो कभी तो वो आपको मिल जाए, तो इधर उसका चर्चा मैं कर लेता हूं। बाकी अपन यहां जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। हाँ मैं मेरा एक एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, है ना। एक्सपीरियंस मतलब रियल लाइफ का ही है। आप तब तक मुझे ये बताओ, देखिए कभी नाम सुना हो तो,
ठीक है। अब देखो, एक बात तो ये एक्सपीरियंस मेरा ये कि हम बहुत सारी एग्जाम दी मैंने भी आप लोगों के साथ साथ, तो कभी आपसे पूछे कि हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, किसी में पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ ले हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का पिता कौन। जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए, ऑप्शन आपको दोनों मिल जाए। यहां ऑप्शन आपके सामने है कि एंटोन डी बेरी, और ये आप लोग बताइए मुझे। तो दोनों ऑप्शन आपको दे दिया कि एंटोन डी बेरी भी है और वो दूसरा ऑप्शन भी, तो आप कौन सा करके आएंगे। या ग्रीन रिवोल्यूशन में पूछ लिया आपसे कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो याद रहिएगा कि एग्जामिनर हमेशा वर्ड वाले को प्रेफरेंस देता है कि विश्व में कौन पहले पिता। यदि कुछ भी नहीं पूछ रहा आपसे, ना वो विश्व लिख के दिया ना आपको इंडिया लिख के दिया, तो वो हमेशा प्रेफरेंस वर्ड वाले को देगा। चाहे दोनों इंडिया का वर्ड का यदि दोनों फादर दे रखे हैं, मतलब जैसे एनी बोरलॉग की बात कर लेते हैं अपन वहां कि वहां पे एनी बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन दोनों नाम मिल गए, इसका मतलब वो प्रेफरेंस देगा ना दोस्तों, वो एन ई बोरलॉग को देगा। हाँ बिल्कुल शिव जी आपसे बता रहे हैं जी मतलब, तो वो प्रेफरेंस किसको देगा, एनी बोरलॉग को। यदि वहां पर वो नहीं दे रखा, इंडिया का वर्ड का कुछ नहीं दे रखा, एनी बोरलॉग भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तब आप किस पे जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन पे। सेम कंडीशन अपनी इधर बनती है दोस्तों कि यदि आपने से पूछ लिया कि एंटोन डी बेरी और इजे बटलर में से फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, आप प्रेफरेंस किसको देंगे, एंटोन डी बेरी को। यदि एंटोन डी बेरी ऑप्शन में नहीं है, तब आप इजे बटलर पे जाएंगे। यदि सीधा आपने से पूछ लिया कि बताओ हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तब अपन इजे बटलर पे जाएंगे। तो याद रहे, ये मेरा एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूं कि दोनों ऑप्शन आ जाए तो कभी आप कंफ्यूज नहीं हो कि यार सर पढ़े भी दोनों और आप क्या करें, हम तो इस धर्म संकट में आ गए। तो धर्म संकट में आपसे हटा रहा हूं, आप वर्ड वाले को प्रेफरेंस देना, यदि वर्ड का नहीं तो फिर आप इंडिया वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लांट पैथोलॉजी के दोनों फादर हो गए। तो एंटोन डी बेरी ये वर्ड के अंदर भी आप बोल सकते हो, और यदि वर्ड में नहीं भी नाम दिया आपको कुछ भी, तो सीधा भी किसका है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी बेरी ही माना जाएगा। और फिर उसके बाद में सेकंड की बात करते हैं अपन, इजे बटलर इसका आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है यहां तक, चलिए ओके। एक बार मुझे हाँ ना बता दो। मैं थोड़ा जल पी लेता हूँ, आपके कमेंट देख लेता हूँ। एंटोन दादाजी को प्रेफरेंस देना है, हाँ दादाजी को प्रेफरेंस देना है बिल्कुल। चलो ओके, अब हम स्टार्ट क्या करते हैं, टर्मिनोलॉजी। अभी शिव जी कभी रहे तो वही स्टार्ट कर देते अपन। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास आता है प्लांट पैथोलॉजी, हम इसी की बात करेंगे। अब देखिए, हाँ बिल्कुल ओके, थैंक यू क्लियर। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, तो पादपों के रोगों का अध्ययन करना। तो रोगों के अध्ययन में जो एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा ना, वही आपकी प्लांट पैथोलॉजी कुल मिला के बात है। मतलब इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with causes, etiology, symptoms and management of plant diseases is known as plant पैथोलॉजी। ये चारों चीजें आपको क्लियर कर दिया, समझा दिया, तो यहां तक कोई इश्यू नहीं रहेगा। कॉजेज उसका क्या कारण है, किस किस की वजह से होता है, जैसे कोई भी कारण हो सकता है, फफूंद हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, ये कोई भी रीजन है। उसके बाद उसकी एटियोलॉजी क्या रहेगी कि कौन से एनवायरमेंट को वो ज्यादा प्रेफर करता है, मतलब उसका जो डिजीज ट्राइंगल आप जिसको कहते हैं जनरली, तो डिजीज ट्राइंगल वो आपको देखेगा कि डिजीज ट्राइंगल उसका क्या रहेगा। फिर उसके बाद में सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की, तो लीफ के कौन से पार्ट पे बनेगा,
या फिर लीफ के अपर साइड में, लोअर साइड में बनेगा, या फिर स्टेम पे बनेगा, फ्लावर पे बनेगा, पूरे एरियल पार्ट पे बनेगा, या फिर कॉलर रीजन पे बनेगा, रूट पे बनेगा, जहां भी बनेगा उसका सिम्टम्स नोट करेंगे और फाइनली उसका मैनेजमेंट अपन देख लेंगे। तो यदि इन चीजों की आप स्टडी करते हो तो वो क्या कहलाएगा, प्लांट पैथोलॉजी। तो इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत भी नहीं है और ये आपकी चीजें भी क्लियर। अब हमारे पास आते हैं दोस्तों प्लांट डिजीज क्या है। ये तो आप समझ लिए थे कि प्लांट के अंदर सब जो डिजीज थी वो बायोटिक फैक्टर से होती थी, बिल्कुल सही बात आप समझ लिए। तो प्लांट डिजीज क्या है, प्लांट डिजीज किसको कहेंगे, तो प्लांट डिजीज के अंदर सिंपल सी बात है कि सब बॉडी के अंदर एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस है, एक अवरोधात्मक प्रक्रिया। माल फंक्शनिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, अवरोधात्मक प्रक्रिया, मतलब जो बॉडी के अंदर जो चल रही है बॉडी, उसके अंदर कोई ना कोई अवरोध पैदा हो जाती है। तो प्लांट डिजीज इज द माल फंक्शनिंग प्रोसेस इन द इंसेक्ट बॉडी दैट इज कॉज्ड बाय, हम इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी भाई, इंसेक्ट में कैसे डिजीज हो रही है कि दैट इज कॉज्ड बाय एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स which is caused by continuous irritation and finally produce symptoms। मतलब सीधी सी भाषा में आपको समझो कि एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस जो किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है। सूक्ष्म जीव डायरेक्ट नहीं मार सकता। अब जैसे मान लो ये कोई भी प्लांट है, प्लांट इतना बड़ा है और सूक्ष्म जीव इतना सा है, तो क्या वो सीधा किल कर सकता है, बोले नहीं सर कर सकता। फिर ये क्या करता है ना, खुद की कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन करता है और मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से ये जो भी बॉडी है या जो भी होस्ट है उसके अंदर इरिटेशन कर देता है। जैसे मान लो आपके सर में जू है, तो जू है ना वो आपके लिए एक पैरासाइट का काम कर रही है। सूक्ष्म जीव भी सारे के सारे पैरासाइट होते हैं, मैं बताऊंगा अभी एंटोम का जब लेक्चर होगा कि पैरासाइट क्या होता है, परजीवी जिसको अपन कहते हैं। तो जो जू है वो बिल्कुल छोटी है और ये तो ह्यूमन बीइंग है और ये जू है। ये जू मार सकती है क्या इस इंसान को, बोले सर नहीं मार सकती। फिर कि सर लेकिन ये बार बार वहां पे ब्लड सक करेगी, उसकी वजह से इंसेक्ट को इरिटेशन होता है, खुजली चल सकती है, कोई और इचिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और चीजें हो सकती है। इसका मतलब वो जब इरिटेशन करती है कंटिन्यूसली, धीरे धीरे खुद का मल्टीप्लिकेशन करती है और फाइनली कोई ना कोई सिम्टम्स बना देती है और सिम्टम्स बनाने के बाद में क्या कहलाती है, डिजीज कहलाती है। तो डिजीज की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज ए malfunctioning process which is caused by continuous irritation of microorganism that finally produce the symptoms is known as plant disease। ये पादप रोग की परिभाषा होगी कि मतलब कोई एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस, एक अवरोधात्मक प्रक्रिया जो कंटिन्यूअस इरिटेशन की वजह से, किसके, सूक्ष्म जीव। तो एक अवरोधात्मक प्रक्रिया जो सूक्ष्म जीव के लगातार इरिटेशन की वजह से या लगातार मल्टीप्लिकेशन की वजह से, आप ये भी कह सकते हैं कि लगातार इरिटेशन या लगातार मल्टीप्लिकेशन की वजह से फाइनली एक सिम्टम्स में चेंज हो जाती है, वो क्या कहलाती है, डिजीज। और मैंने आपको आते ही ये चीज क्लियर की थी कि जब तक कोई सिम्टम्स नहीं मिलेगा तब तक हम उसको डिजीज बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। डिजीज कब कहेंगे, जब आपको क्या मिलेगा, फाइनली सिम्टम्स मिलेगा, है ना। अब जैसे अपन मान लो किसी का स्टोमक पेन कर रहा है, तो स्टोमक एक हो रहा है, तो स्टोमक एक हो रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है यार उसके अंदर कोई ना कोई होगा, तो आप उसको नहीं कह सकते इसके रोग हो गया। स्टोमक का एक तो ये भी हो सकता है कि वैसा कोई आपने ऐसी चीजें खा ली जो डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो वो रोग थोड़ी हो गया। इसका मतलब वहां पे कोई डिजीज बनेगी, कोई सिम्टम्स बनेगा, सिम्टम्स बनने के बाद आप कहेंगे वैसा इसके स्टमक एक है। मान लो स्टमक एक कोई किडनी के अंदर वो हो गई, स्टोन हो गई, उसकी वजह से हो रहा है। इसका मतलब फाइनली आप जब उसका सिम्टम्स मिलेगा, कोई ना तो आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहा है क्या, बोले साहब स्टोन मिल रही, इसका मतलब ये इसका सिम्टम्स मिल गया इसलिए स्टमक एक हो रहा है। चीज क्लियर। तो मतलब जब तक हमें सिम्टम्स नहीं मिलेगा तब तक हम उसको क्या नाम नहीं देंगे, डिजीज नहीं देंगे, ठीक है। यार एक नाम आता है, जैसे आप लोग समझ रहे हैं, एक वर्ड आता है बार बार आएगा आपके सामने, होस्ट, और एक वर्ड आएगा पैथोजन। होस्ट का मतलब होता है पोषक, और पैथोजन जो है ना, पैथोजन का मतलब क्या समझाऊं हिंदी में, तो एग्जैक्ट वर्ड तो क्या होगा इसका, कुछ भी कह सकते हैं अपन, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं चलो क्या होता है। देखो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ है, ये इसके बिना अधूरा है। दोनों ने साथ फेरे खाए और साथ ही रहेंगे दोनों। मतलब पैथोजन कोई भी एक लिविंग एंटिटी, कोई भी एक जीवित जीव जो रोग पैदा कर सकता है वो पैथोजन कहलाता
एनी लिविंग एंटिटी दैट कैन कॉज डिजीज इज नोन एज पैथोजन। जैसे सूक्ष्म जीव है, कोई भी मान लो वायरस है, वायरस रोग पैदा कर सकता है, इसका मतलब वायरस क्या है? पैथोजन। बैक्टीरिया रोग पैदा कर सकता है, इसका मतलब क्या है? पैथोजन। तो कोई भी जीव जो रोग पैदा कर सकता है, जरूर नहीं है वो ही रहे सूक्ष्म जीव रहे, कोई भी जीव जो रोग पैदा कर सकता है वो सब किस में आएगा? पैथोजन में आएगा। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन आपको देगा, एनी लिविंग एंटिटी दैट कैन कॉज disease is known as pathogen। कोई भी जीव जो रोग पैदा करने की क्षमता रखता है, ये क्षमता की जगह में एग्जैक्ट वर्ड ही काम लो, रोग पैदा करता है ये लिख दे, वो पैथोजन कहलाता है। सीधी सी बात। अब रोग पैदा करने के लिए वैसे आप उसको कहीं ना कहीं तो होस्ट भी तो चाहिए ना। रोग किसमें पैदा करेगा? मैं कहूँ कि यार मुझे पढ़ाना है, अरे पढ़ाने के लिए बच्चे भी तो चाहिए ना, सीधी सी बात है। तो मैं तो एक पैथोजन हो गया कि मैं तो पढ़ा सकता हूँ, कि पढ़ाऊंगा किसको? बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो ये पैथोजन बोलता है मैं रोग पैदा कर सकता हूँ, क्या रहेगा किस में? जब तक तेरे पास है ही नहीं आइटम। तो मैं बोला है मेरे पास आइटम, क्या? होस्ट। मतलब जिसके अंदर रोग पैदा किया जा सकता है वो होस्ट कहलाता है। या मैं कहूँ जो दूसरों को भोजन अवेलेबल कराता है, जो दूसरों को न्यूट्रिशन या पोषण अवेलेबल कराता है वो होस्ट कहलाता है। तो होस्ट घर में मम्मी है, मम्मी सबको भोजन अवेलेबल करा दी तो वो होस्ट हो गई कुल मिलाकर की बात। तो इसका मतलब पैथोजन होस्ट के ऊपर अटैक करता है। होस्ट पैथोजन का कॉम्बिनेशन है कि पैथोजन को होस्ट नहीं मिलेगा तो पैथोजन मर जाएगा, भूखा तो मरेगा यार, सीधी सी बात है। तो होस्ट किसको कहेंगे? जो दूसरों को भोजन अवेलेबल करवाता है, जो दूसरों को न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाता है वो होस्ट कहलाता है, कुल मिला की बात है। तो ये क्या है होता है ऑर्गेनिज्म में फ्रॉम विच पैरासाइट्स टेक्स फूड और न्यूट्रिशन। ऐसा जीव जो परजीवी को भोजन या पोषण प्रदान करवाता है वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। अब देखना बहुत सारे बच्चों के माइंड में तो ये गलत चीज रहती है कि होस्ट केवल सर प्लांट ही होता है। अरे नहीं यार, होस्ट कुछ भी हो सकता है, जो दूसरे से भोजन लेगा वो होस्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लो एक कोई वायरस है, वो वायरस किसी प्लांट में भी लगता है तो वो उसके लिए होस्ट हो गया प्लांट। वो वायरस इंसेक्ट में भी तो लगता है ना, इंसेक्ट में वायरल डिजीज, अपने भी वायरल डिजीज कोरोना था, कोरोना के टाइम में वायरस का होस्ट कौन थे? अपन ही थे यार। इसका मतलब ये दिमाग से गलत भ्रम आपको निकालना है कि होस्ट केवल प्लांट होता है। कई बार पूछ लेता है होस्ट इज द एग्जांपल ऑफ, नीचे वहां पे मिलता है प्लांट, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों को लगता है यार केवल होस्ट ही होता है, वो प्लांट जो होता है वो केवल होस्ट का काम करता है। नहीं यार, होस्ट कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे आंसर ऑल ऑफ दीज रहेगा। तो होस्ट में याद विशेष याद रखना, तो इसके मैं एग्जांपल विशेष करके लिखता हूं। इसमें क्या मिल सकता है? हाँ, मेनली प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि सर ह्यूमन बीइंग है वो भी होस्ट का काम करेगा, इंसेक्ट है वो भी होस्ट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे हाइपर पैरासाइट होते हैं जो दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, या बहुत सारे पैरासाइट है जो दूसरे इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। तो इसका मतलब सीधी सी बात है वो भी क्या हो सकते हैं? होस्ट हो सकते हैं। तो पैथोजन और होस्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ साथ होता है ना। सेम सेम डेफिनेशन में साथ साथ लिखता चलता हूं, है ना। चलो एक वर्ड आएगा दोस्तों पैथोजेनिसिटी, एक वर्ड आएगा पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो जेनेसिटी और जेनेसिस में तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको।
क्योंकि बच्चे उल्टे पुल्टा कर देते हैं। मैं आपको समझ देता हूं, आप नहीं करोगे, क्योंकि जेनेसिटी का मतलब होता है बच्चों एबिलिटी। इसका क्या मतलब दोस्तों? एबिलिटी। और किसकी बात हो रही है? पैथोजन की। पैथोजन की एबिलिटी। अब पैथोजन क्या होता है सर? रोग पैदा करने वाला। उसकी एबिलिटी क्या हो सकती है? मैं कहूँ यार तुम्हारी एबिलिटी है, तुम आराम से फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बन जाओगे। इसका मतलब सर तो हमारी क्षमताएं हैं, हम ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पैथोजन क्या काम करता है? पैथोजन अच्छा काम तो करता नहीं है, फिर क्या करता है? सब रोग पैदा करता है। इसका मतलब कोई भी एक पैथोजन जिसमें रोग पैदा करने की क्षमता है वो पैथोजेनिसिटी कहलाएगी। क्योंकि वहां पे क्षमता इसलिए मैंने नहीं लिखा पैथोजन में, क्योंकि पैथोजन में वो रोग पैदा करता है, क्षमता की बात नहीं की हमने। तो क्षमता की बात करेंगे तो फिर क्या कहलाएगा? पैथोजेनिसिटी कहलाएगा। वैसे सेम ही बात है, बट आप समझ गए होंगे। तो मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉज डिजीज इज नोन एज पैथोजेनिसिटी। तो विशेष बात का ध्यान रखिए, कभी आपसे ऐसे पूछ भी ले, है ना, कि डेफिनेशन वहां पे आई थी और आपके सामने ये चीज आ गई कि सर पैथोजेनिसिटी करते हैं कि पैथोजन करते, यदि एबिलिटी वर्ड दे रखा ना तो फिर पैथोजेनिसिटी आएगा। एबिलिटी कैपेसिटी एक ही बात है, ये इसके सिनोनिम से। तो यदि एबिलिटी और कैपेसिटी कोई भी वर्ड आपको दे रखा है जो रोग पैदा करने की क्षमता की बात कर रहा है, बस कभी आपको लगे यार क्षमता की बात कर रहा है, तो क्षमता की बात करेगी तो फिर क्या आ जाएगा? पैथोजेनिसिटी कहलाएगा। इसका मतलब पैथोजन के रोग पैदा करने की क्षमता क्या कहलाती है? पैथोजेनिसिटी कहलाती है। अब आता है पैथोजेनेसिस। देखो जेनेसिस तो ये भी उससे रिलेटेड ही वर्ड है। जेनेसिस में तो इजी चीज है कि जेनेसिस उसको कहेंगे चेन को, पैथोजन की चेन। मतलब पैथोजन कैसे रोग पैदा करता है, रोग पैदा करने की उसकी चेन, मतलब जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों? चेन हो गया दोस्तों। तो अब इस चेन को क्या कहेंगे अपन? सर वो चेन कैसी होती होगी, क्या होता होगा? इसका मतलब पैथोजन सीधा रोग पैदा कर देता है क्या? तो आप सोचोगे सर पैथोजन तो रोग सीधा तो नहीं करता। फिर पहले पैथोजन आता है, हाँ प्लांट के संपर्क में आता है, बिल्कुल। प्लांट के ऊपर आके थोड़ा अटैक करेगा, बोलो बिल्कुल करेगा। इसका मतलब पहले तो कॉन्टैक्ट में आएगा, हाँ बिल्कुल अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट करने के बाद थोड़ा पेनिट्रेट करने की कोशिश करा, बिल्कुल सही बात है, पेनिट्रेट करेगा। अंदर चला जाएगा, हाँ अंदर जाने के बाद में धीरे धीरे खुद को मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करेगा। फिर वहां पे डिस्पर्स कर देगा। डिस्पर्स का मतलब चारों तरफ फैल जाएगा। फिर जैसे फैलेगा फिर दूसरे के कांटेक्ट में जाएगा, दूसरे कांटेक्ट में जाएगा, फिर वापस से अटैक करेगा। इसका मतलब रोग पैदा करने की जो पूरी क्षमता है उसकी कौन कौन सी घटनाएं हुई? घटनाएं मतलब पहले संपर्क में आया, संपर्क में आने के बाद में अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट आने के बाद में पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद में अंदर गया, अंदर जाने के बाद में खुद को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में खुद को चारों तरफ से एस्टेब्लिशमेंट किया, है ना, वहां पे इन्फेक्शन कोज किया, इन्फेक्शन करने के बाद में फिर धीरे धीरे वहां पे सिम्टम्स बनाया और सिम्टम्स को इधर उधर चारों तरफ बिखेर दिया, और पूरे सिम्टम्स को बिखेर दिया तो क्या कहलाएगा? पैथोजेनेसिस कहलाएगा। इसका मतलब चैन ऑफ इवेंट्स टू कोज डिजीज इन प्लांट। क्योंकि यहाँ पे अपन प्लांट्स की बात करें इसलिए प्लांट की बात करें, बाकी जरूरी नहीं कि प्लांट के अंदर ही हो, ह्यूमन बीइंग में भी हो सकता है और किसी में भी हो सकता है, लेकिन हम प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए प्लांट की बात कर रहे हैं। तो ये चैन ऑफ इवेंट्स टू कॉज डिजीज इन प्लांट्स इज नॉन एज पैथोजेनेसिस। हाँ आप लोगों को ये बात बता दूं मैं कि कभी बीच में वो हो जाए, बोर फील करने लग जाओ या कोई और चीज, तो मुझे बता देना, मेरे पास एंजॉय करने के बहुत सारे साधन है। तो आज तो अभी पहली क्लास है इसलिए मैं थोड़ा रूबरू नहीं हुआ आपसे, धीरे धीरे रूबरू होऊंगा, मिलेंगे जुड़ेंगे तो फिर घर परिवार की तरह मिलते रहेंगे, है ना। तो ये चैन की इवेंट्स होगी। अब चैन की इवेंट्स क्या क्या हो सकती है? आप सोचो आपके माइंड में क्या क्या रहा होगा कि सर क्या क्या चैन की इवेंट्स हो सकती है। यदि मैं चैन की इवेंट्स की सिंपल सिंपल बात करूं तो चैन की इवेंट्स में कह सकता हूं कि यार अपने को सबसे पहले प्लांट मिलेगा, और फिर प्लांट के कॉन्टैक्ट, इधर से स्टार्ट कर दें, थोड़ा ऊपर तो नहीं बना दिया इसको, ठीक। प्लांट का कॉम्बिनेशन में रखूंगा उसके लीजन डेवलपमेंट से, फिर उससे बनेगा स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन जैसे स्पोर के काम हो जाएंगे फिर उसके बाद में वो
डिस्पर्स होंगे, और डिस्पर्स हो जाएगा तो फिर वो दूसरे के जाके अटैचमेंट का काम करेंगे, और अटैचमेंट हो जाएगा तो वो होस्ट को पहचानेंगे, होस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे जैसे ही, तो फिर तुरंत वहां से सिम्टम्स बना देंगे, या फिर इन्फेक्शन, वो पेनिट्रेशन करके वो करा देता हूं पहले। पेनिट्रेशन करेंगे, पेनिट्रेशन करके इन्फेक्शन करेंगे, और जैसे इन्फेक्शन करेंगे, इन्फेक्शन के बाद में फाइनली सिम्टम्स, और सिम्टम्स के बाद, सॉरी सिम्टम्स की स्पेलिंग, सिम्टम बनाएंगे, और सिम्टम के बाद में उनका इन्वेजन होगा, और इन्वेजन के बाद वापस से प्लांट के कॉन्टेक्ट। अब देखो इसमें तो सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ नहीं। देखो मैं कहूं कि प्लांट है, ये प्लांट सबसे पहले लीजन डेवलपमेंट होता है। लीजन का मतलब होता है, क्या बताऊं आपको सर, आपकी इंट्रो प्लीज इफ यू डोंट माइंड, है ना। सिर्फ ये भी बताता हूँ, एक बार डिस्कस करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो लीजन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले प्लांट के कॉन्टेक्ट में आता है ना, तो लीजन डेवलपमेंट मतलब जो पहली प्रोसेस होती है ना, इनिशियल प्रोसेस, वो लीजन डेवलपमेंट होती है। लीजन डेवलपमेंट के बाद में स्पोरुलेशन, मतलब स्पोर बनना स्टार्ट होंगे, उसके स्पोर बन जाएंगे, स्पोर फिर क्या होंगे, चारों तरफ से डिस्पर्स होंगे। जैसे डिस्पर्स होंगे फिर दूसरे प्लांट के जाके क्या हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, अटैचमेंट में आ जाएंगे। जैसे अटैचमेंट करेगा उसके बाद क्या करेगा, होस्ट को पहचानेगा, मेरा होस्ट है कि नहीं। ऐसे ही थोड़ी है कि हर किसी के ऊपर पैदा कर देगा या हर किसी के ऊपर डिजीज बना देगा। तो ये तो अटैचमेंट करने के बाद में होस्ट को पहचानेगा, मेरा होस्ट है तो नहीं। मतलब दो चीजें होती है, होस्ट और नॉन होस्ट। मतलब जिसके ऊपर वो सर्वाइव कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, तो होस्ट कहलाता है। जिसके ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता वो नॉन होस्ट कहलाता है। मैं बताऊंगा आपको, नेमेटोलॉजी में आ गई ये चीज कि होस्ट क्या होता है, नॉन होस्ट क्या होता है। मतलब जो पहचान सकता है, जिसके ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता है तो होस्ट कहलाएगा, जिसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, जिसको नहीं पहचानेगा वो नॉन होस्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद में पेनिट्रेशन करेगा, अंदर एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद में इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन, अब देखो बहुत सारे बच्चों के माइंड में गलत चीज रहती है, इन्फेक्शन क्या होता है। इन्फेक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा आपको दोस्तों, तो इन्फेक्शन की डेफिनेशन होती है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इनसाइड द बॉडी इज नोन एज पैथोजन, वो इन्फेक्शन। मतलब यदि पैथोजन का एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, जम जाए, वहां पे जमना किसको कहते हैं, अब ये भी समझना। अंदर चला गया, खुद का एनवायरमेंट ढूंढ लिया, खुद का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, खुद का रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, उसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। तो इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि पैथोजन हमारे शरीर में चला गया, आपको कहे कि यार तेरे इन्फेक्शन हो गया, मतलब समझना बात को, पैथोजन हमारे शरीर में जा चुका, जाने के बाद में खुद को मल्टीप्लाई कर चुका, अब उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब उसको घटाने की जरूरत है। क्योंकि यदि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो वहां पे कोई भी समस्या हो सकती है। तो फिर उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। याद रखना इस चीज को, मैं डेफिनेशन करवाऊंगा वैसे, पर वैसे आपको जानकारी के लिए, क्योंकि क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है उन पर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट, अरे मैं स्पेलिंग कैसे गलत लिख रहा हूँ यार। तो पैथोजन का एस्टैब्लिशमेंट क्या कहलाएगा, फिर इन्फेक्शन। फिर उसके बाद में क्या बढ़ जाएंगे, सिम्टम्स, और फिर इन्वेजन होगा। इन्वेजन का मतलब फिर दूसरे के जाके अटैक कर लेगा। तो ये पूरी एक प्रोसेस है, और इस पूरी प्रोसेस को आप क्या कहोगे, पैथोजेनेसिस कहोगे। क्या कहोगे भाई इसको, पैथोजेनेसिस। मतलब कोई भी डिजीज, रोग पैदा करने की क्षमता, रोग पैदा करने की क्षमता के बाद में उसका पूरा साइकिल, ये क्या कहलाता है, पैथोजेनेसिस कहलाती है। तो हमने भी डेफिनेशन में क्या क्या चीज बात की, पैथोजन की। उसके अलावा सेकंड चीज है उसका होस्ट, कि होस्ट कैसे उस पर सर्वाइव कर रहा है, मतलब होस्ट है या नॉन होस्ट है। सिंपल सी बात आप ये भी कह सकते हैं कि नॉन होस्ट उसको कहते हैं जिसके ऊपर वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जिसके ऊपर मल्टीप्लाई या फिर अपन गुणन कहते हैं जिसको, वो अगर गुणन कर ले तो आप उसको क्या कहोगे, होस्ट कहोगे। सिंपल सी चीज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज की अपन ने बात की, पैथोजेनिसिटी और पैथोजेनेसिस। जेनेसिटी का मतलब एबिलिटी। यदि कोई भी एक पैथोजन जो किसी के अंदर रोग पैदा करने की क्षमता रखता है तो पैथोजेनिसिटी कहलाएगा। और यदि वो उसके अंदर साइकिल की बात करें या फिर उसके इवेंट्स की बात करें कि कौन कौन सी इवेंट्स, कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये सारी इवेंट्स की बात हो गई ना। इनके अलावा भी हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ी लाइफ साइकिल होती है। ये तो मैंने तो ऐसे मान लो कि केवल मेन पॉइंट को लेके आपको डिनोट किया है, बाकी तो हर एक स्टेप को देखेंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज, पेनिट्रेशन में भी देखेंगे होस्ट एरिया कि पहले होस्ट होगा, फिर अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में फिर होस्ट एरिया से सकिंग। तो ये तो इसी के अंदर 10 स्टेप हो जाएगी। तो हमने मेन ये चीजें लेके क्लियर किया। तो ये तो अपनी हो गई एक पैथोजेनेसिस की बेसिक सी बात। शिव जी करें इंट्रोडक्शन की बात। तो शिव जी
मेरा नाम डॉक्टर अजय बोरा है और मैंने एक्चुअली वैसे मैं रहने वाला कोटपुतली पावटा का हूँ और मैंने मेरे जो बीएससी ग्रेजुएशन थी वो बीकानेर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूँ तो मैं जॉबनेर SKNU से कंप्लीट किया एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में। और पीएचडी की बात करें तो पीएचडी मैंने उदयपुर MPUT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वहाँ से फिनिश किया। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ आप जैसे दोस्तों के साथ रूबरू होता हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं सिंस 2017 से टीचिंग करवा रहा हूँ, तो काफ़ी सारी बैच में पढ़ा चुका और उम्मीद है आप लोगों को भी एक अच्छा बैच करवा के जाऊँगा। और ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, सिंपल सा। और अभी मैं भी आप लोगों के जैसे प्रयासरत ही हूँ, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स देता हूँ और क्या होता है उनका रिजल्ट तो आपके लोगों के सामने है, तो बाकी की चीज़ें तो आगे। हाँ, और काफ़ी टाइम से मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एंटोपैथोनेमेटोलॉजी, मतलब प्लांट प्रोटेक्शन ग्रुप अपना एक छोटा सा ग्रुप है और मैं उसी ग्रुप से बाहर कभी गया भी नहीं, उसे बाहर कभी मुझे आता भी नहीं, मैं उसी ग्रुप के अंदर बिल्कुल मिला जुला हूँ आप लोग जैसे दोस्तों के साथ। ठीक है, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। चलिए दोस्तों, फिर उसके बाद में कोई दो चार और अपन देख लेते हैं। हाँ, अभी आप कह रहे थे ना वो तीनों चीजों की बात करें। देखो, एक तो दोस्तों साइन, एक होता है सिम्टम, एक होता है सिंड्रोम। ये तीन डेफिनेशन देखो, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है। साइन में आपको पहले डब्ल्यू का एक्चुअली मेरा तैयारी नहीं था क्योंकि मैं ARO WRO के लिए कर रहा था, तो डब्ल्यू का मैंने दिया नहीं। और 2018 वाला मेरा दिया हुआ है, उसका मेरा भी इंटरव्यू होगा, शायद कभी भी हो जाए, पता नहीं। और पहले भी काफ़ी सारे मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए, पर ये चीज़ें चलो ये पर्सनली वो कभी मैं आपसे वैसे शेयर करूंगा, अपनी एप्लीकेशन पे रहेगा तभी। हाँ, तो साइन की बात करूं दोस्तों, साइन क्या होता है पहले तो ये समझे। तो साइन का मतलब होता है चोर की डायरी में तिनका, सीधी सी बात समझे तो। अब इसका मतलब क्या है, साइन का मतलब कोई भी एक पैथोजन, उसका कोई पार्ट या खुद पैथोजन किसी भी होस्ट के ऊपर आपको देखने को मिल जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो आप उसको साइन कहोगे। जैसे आप फील्ड में गए और फील्ड में जाने के बाद आपको लग रहा है यार पत्ती के ऊपर सफेद सफेद कुछ पाउडर जैसा पड़ा है, इसका मतलब ये पैथोजन का साइन है। तो साइन का मतलब प्रेजेंस ऑफ पैथोजन और इट्स पार्ट ऑन द होस्ट बॉडी इज नोन एज साइन, सिंपल बात। उसके बाद में क्या आता है सिम्टम। सिम्टम किसको कहेंगे, मतलब जब आपको अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा इन्फेक्शन का मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन। जैसे ही पैथोजन का एस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद में वहां पर जो भी आउटर करेक्टर के अंदर चेंजिंग देखने को मिलेगा या उसकी मॉर्फोलॉजी में जो भी चेंजिंग देखने को मिलेगा, वो उसका सिम्टम्स कहलाएगा। और थर्ड चीज क्या आती है, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब बहुत सारे सिम्टम्स को मिला देते हो आप, तो वो क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। जैसे आप फील्ड में गए, आपको लग रहा है सर एक ही प्लांट के ऊपर कोलर रोट भी हो रहा था, उस पर पाउडर मिल्ड्यू भी हो रहा था और उसके ऊपर विल्ट भी हो रहा था। इसका मतलब आप बार बार थोड़ी बोलोगे कि यार उस पर ये भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, ये हो रहा था, फिर आप उसको बोलोगे सिंड्रोम, मतलब कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज सिंड्रोम। तो तीनों चीजें क्लियर, साइन, सिम्टम और सिंड्रोम। साइन का मतलब पार्ट ऑफ पैथोजन और कंप्लीट पैथोजन present on the host body is known as sign. Then second term है symptoms, changes in the external morphology is known as the symptoms and syndrome. A group of the symptoms is known as syndrome. ये तीनों चीजें ठीक है। तो देखो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। मैं इसको दूसरे वे में लिखता हूँ, रुको। हम लंबी चौड़ी कहानी क्यों करें। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन और इट्स पार्ट on the host body is known as sign. पैथोजन या इसका कोई हिस्सा होस्ट बॉडी पर
रहे, उसे अपन क्या कहेंगे, साइन कहेंगे। सेकंड अपने पास आता है सिम्टम्स। एक्सटर्नल चेंजेस इन होस्ट बॉडी ड्यू टू इंटरनल इंटरफेरेंस। तो यदि इंटरनल कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, आंतरिक हो रहा है, और उसकी वजह से बाहर कोई सिम्टम्स आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, सिम्टम्स कहलाएगा, है ना। सिम्टम्स आप जिसको लक्षण कहते हैं। और थर्ड आ गया सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स इज नॉन एज सिंड्रोम। तो सिम्टम्स का जो ग्रुप है पूरा, वो क्या कहलाएगा, सिंड्रोम। जैसे क्या क्या हो गया, अब इसमें एग्जांपल आप देखोगे तो सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, विल्ट और रस्ट, ये चारों डिजीज होगी। तो ये चारों डिजीज को आप मिला के क्या कहोगे, सिंड्रोम कहोगे, कुल मिला के बात। तो तीनों चीजें क्लियर, साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, सिंड्रोम क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी भाई, साइन किसको कहेंगे, सिम्टम किसको कहेंगे, और सिंड्रोम किसको कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होगी भाई, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी क्या है। अभी तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बच गई, ये मान के चलो कि अभी हमने तो 1/4 टर्मिनोलॉजी कंप्लीट किया है, अभी अपना तीसरा हिस्सा टर्मिनोलॉजी का बच रहा है। पूरे 1-2 लेक्चर इसके अंदर कंप्लीट रहेंगे, लेकिन मैं टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि हमारे बेसिक वैसा कुछ दे नहीं रखा। लेकिन यदि टर्मिनोलॉजी क्लियर रहेगी ना, तो डेफिनेटली आप इस चीज को कवर कर लोगे यार, क्योंकि फिर बाद में इशू नहीं आएगा ना। जैसे डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, अब मैं इनके बारे में आपको ही समझा दूंगा। तो जब डाउनी मिल्ड्यू डिजीज पढ़ोगे, तो आपके माइंड में पहले से ही चीजें क्लियर रहेगी कि डाउनी मिल्ड्यू किसको कहेंगे और पाउडरी मिल्ड्यू किसको कहेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और रस्ट क्या है, स्मट क्या है, तो वो चीजें आप आराम से कवर कर लोगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। भाई स्मट में क्या बनता है, जैसे तो स्मट में क्या होता है कि जो भी पेनिकल बनता है ना, उस पेनिकल के अंदर दाने बनते हैं, या तो पूरा दाना या दाने का कुछ हिस्सा इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको स्मट कहते हैं। मतलब कुल मिला के बात है कि उसका जो पेनिकल वाला जो फ्लोरल वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ा इन्फेक्टेड हो जाता है, वो स्मट में सिम्टम देखने मिलेगा। अब ऐसे नहीं कि हो रखी है स्मट और आप जाके उसकी जड़ देख रहे हो, तना देख रहे हो, ऐसा नहीं। स्मट का सिम्टम्स अलग होता है, तो आपको पता लगे कभी फील्ड में भी नए नए हो आप, और आप फील्ड में भी गए, आपको जाने के देखने बाद पता लग रहा है सर केवल ही एरियल पार्ट इन्फेक्टेड था, बाकी था ही नहीं, आप खुद ही बता दोगे हाँ सर स्मट में से हो सकता है। आप जाके पत्ती वाले पार्ट देख रहे हो, तो आपको पता लगेगा सर वो तो कोई ना कोई ब्लाइट हो सकती है, या फिर स्मट वो सॉरी डाउनी मिल्ड हो सकता है, पाउडरी मिल्ड हो सकता है। बिल्कुल सही बात। आपने तने के आसपास देखा, या तने और जड़ के बीच में कुछ हो रहा था, इसका मतलब कॉलर रीजन पे है, तो सर कॉलर रोट होगी, सीधी सी बात है। इसका मतलब डिजीज के सिम्टम्स के अनुसार प्लांट के पार्ट भी डिवाइडेड है। तो जैसे हम सिम्टम्स पहचान जाएंगे, तो डिजीज को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो मैं इसलिए ज्यादा फोकस इधर करना चाहता हूँ, क्योंकि डिजीज में पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो पहले दिमाग में प्रेशर रहेगा भाई यार ये भी ये भी ये भी, लेकिन कुछ चीजें मैं इजी वाली पहले आपको दे दूंगा, तो आपको लगेगा अरे हाँ चल यार ये तो आता है। सिम्टम्स में तो सिम्टम्स तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा प्लांट पार्ट इन्फेक्टेड है चल ये तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो इसलिए मैं इधर ज्यादा फोकस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो अपने प्लांट पैथोलॉजी क्लास थी वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप अच्छी लगे तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई और इश्यू रहता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, जय हिंद।